हरिणी को मिलने के बहाने से आई रीवा अपनी बात तो रख देती है सभी के सामने कि जल्द से जल्द वो डाइवोर्स पेपर सिग्नेचर कर दे और उसके बाद दोनों चले जाते हैं। पर दोनों के चले जाने के बाद क्या सभी को तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, तभी तो अपना दर्द छुपाने के लिए वो जाकर बाटली उठा लेती है और अपनी हरिणी दीदी से कहती है कि वो पानी लेकर आती है और बाहर जाकर नल के नीचे बाटली लगाकर वो एक जगह बैठ जाती है और उसके आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा होता है। तब थोड़ी देर में आ जाती है हरिणी उसे ढूंढते हुए और देखती है कि बाटली तो बहे जा रही है भरकर, और उसी वक्त वो जाकर नल बंद कर देती है और सभी से पूछ लेती है। तब सभी खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि कुछ भी नहीं हुआ, सब सही है। तब हरिणी बात कर रही सभी से तुरंत से कहती है कि क्या उसे ईशान से प्यार हो गया है। ये बात सुनते ही सभी चुरा लेती है हरिणी से नजरें, ये कहते हुए कि आप कुछ भी कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा है, उनकी शादी होने वाली है। जिस पर हरिणी कहती है कि यही बात तुम मेरे आंखों में आंखें डालकर देख कर कहो। जिस पर सभी आंखों में आंखें मिलाते हुए कहती है कि नहीं, मुझे नहीं है ईशान सर से प्यार। जी हाँ, यही कहती है सभी डंके की चोट पर कहती है, और वो कहती है कि उसे बहुत सारे काम है और वो वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद हरिणी कहती है कि हो ना हो, पर ये बात सच्ची है कि सभी को ईशान से प्यार है। तो वही अगली सुबह हम लोग देख पाते हैं कि सभी अपने दुकान में चाय बना रही होती है और ये सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। उसे हर हाल में उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले लड़कों को ढूंढना होगा। वो कह रही होती कि उसने ग्रुप पर मैसेज तो डाल दिया है पर किसी का कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया है। उसके बाद उसे याद आता है कि कहीं उन लड़कों ने कोई पोस्ट तो नहीं किया होगा, इसलिए वो फ़ोन चेक करती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसी दौरान वो सच्चाई ढूंढी रही होती है, मतलब फ़ोन के ज़रिए ढूंढी रही होती है कि हरिणी आती है सभी के लिए नाश्ता लेकर, ये कहते हुए कि तूने सुबह हड़बड़ी में आ गई और तूने नाश्ता भी नहीं किया, और सभी के हाथों में चाय देती है। दोनों चाय लेने ही वाली होती है कि सभी का फ़ोन बज जाता है और जैसे सभी फ़ोन उठाती है तब उससे सामने से उसका दोस्त बताता है कि आखिरकार उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले दोस्त लड़के कहाँ है। जी हाँ, सभी के दोस्त के ज़रिए सभी को पता चलता है कि सभी पर पेपर लीक का इल्ज़ाम लगाने वाले लड़के आखिरकार कहाँ है। और फिर क्या था, सभी बांध लेती है अपनी बोरिया बिस्तर और चल पड़ती है एक नए मिशन के लिए। जी हाँ, वैसे कहा जाए तो सभी के लिए ये मिशन ही है। वक्त रात का था और जगह एकदम सुनसान सी, वैसे टूटा फूटा गैरेज था जहाँ पर वो जाती है। हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से सभी पर इल्ज़ाम लगाने वाले वो सारे के सारे लड़के आराम से नशा कर रहे होते हैं। जी, आराम से शराब पी रहे होती है। जहाँ पर सभी जाती है सभी को देखकर ही वो घबरा जाते हैं, ये कहते हुए कि सभी का कोई ना कोई स्कैम है, सभी उनका पर्दाफाश करने आई है। जिस पर सभी एक नया नाटक रचते हुए कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने आई है। जब उस पर दाग लगी गया है पेपर लीक का, तो इसीलिए अब उस दाग को वो पूरा करने के लिए आई है। वो सच में पेपर लेकर आई है। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर है उसे वो देने आई है। जिस पर वो लड़के काफ़ी शातिरता से पूछ लेते हैं तुम झूठ बोल रही हो और कहीं ना कहीं तुम्हारे फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू होगी। जिस पर सभी तुरंत से बता देती है कि उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग जारी नहीं है, और सभी पूरी तरह से उन लड़कों को अपने बातों को झांसे में ले लेती है कि वो अब पेपर बेचने वाली है। जिस पर वो कहती है कि वो कुछ ना हो हेड की वाइफ है। जी हाँ, मतलब ईशान की वाइफ है, उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। जिस पर वो लड़के कहते हैं कि उसका और ईशान का रिश्ता तो टूट गया है। जिस पर सभी दिखाती है नकली चाबी। जी हाँ, उन लड़कों को नकली चाबी दिखाती है ईशान के ऑफिस की। जी हाँ, जिसे देखने के बाद और जिस तरह से सभी ने अपना जाल बिछाया था, उसके बाद उन लड़कों को यकीन हो जाता है कि सभी सच में अब गलत काम करने लगी है, सच में वो पेपर बेचने लगी है, और सच में सभी के पास जो पेपर है वो अगले एग्ज़ाम का है। जी हाँ, और जो जेकब था जो कि पूरा कर्णधार इस पूरे कांड का, वही जाता है पेपर लेकर इस कोशिश में कि शायद कोई ना कोई उन्हें पेपर सेलर मिल जाए। और उनके जाने के बाद सभी जो बाकी लड़के थे उनके पास साथ बैठते हुए शराब का बोतल लेते हुए, बियर लेते हुए उनको यकीन दिलाती है कि अब वो एक टीम है और सब साथ मिलकर काम करेगी, और क्या फ़ायदा एग्ज़ाम देकर पास होने का, ऐसे ही 2-3 पेपर उसने बेच दिए तो वो कितनी माला माल हो जाएगी। और वो लड़के भी सभी के झांसे में आ जाते हैं और बातें शुरू होती है, और बातों में सभी फंसाना शुरू करती है उनको कहती है कि सच सच बताओ कि तुम्हें आखिरकार मुझे ये सब, मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कर आखिरकार मिला क्या। और उसी दौरान वो लड़के सच्चाई बताने लगते हैं कि किस तरह से उन्हें वॉइस नोट आता है जिस पर लिखा होता है कि उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे, यानी चारों को 10 लाख, एक को 2.5 लाख मिलेगा, सभी को इस तरह से बदनाम करने
करने का और उस सारी बातों में फंसाकर उनको उनकी ही शराब लेकर उन्हीं को पिलाते हुए सभी उन्हें फंसाने में कामयाब हो जाती है। और उसके पास जो स्मार्ट वॉच थी जिसको उसने अपने दोस्त से लिया था उसको वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। जी हाँ, उसका रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट कर देती है और सारी सच्चाई उनसे उगलवा कर वो वहाँ से चली जाती है। वैसे जाती है तो उनको बिल्कुल भी शक नहीं होने देती है कि वो जो भी करने आई है उनके खिलाफ करने आई है। पर जैसे वो बाहर आती है वो लड़की आवाज़ देती है सभी को ये कहने के लिए कि सभी की बियर की बोतल तो छूट गई है। पर सभी को एक पल के लिए लग जाता है डर, ये सोचकर कि कहीं उसकी पोल तो नहीं खोल गई। पर इस दौरान जब वो लड़के सभी के हाथ में बियर की बोतल दे रहे होते उसी दौरान ईशान उसे देख लेता है जो कि उसी ओर से आ रहा होता है। और सभी को ऐसे देखकर ईशान को हो जाती है गलतफहमी यानी ईशान बिल्कुल भी नहीं सोचता और तुरंत से सभी के सामने आकर ना जाने सभी को क्या कुछ सुनाने लगता है। जी हाँ, ईशान बहुत कुछ सुनाने लगता है सभी को और सभी रास्ते से चलते हुए अपने दोस्त को फ़ोन करके सुना देती है कि उसका जो काम था वो हो चुका है। उसने जो भी रिकॉर्डिंग के लिए उसकी वॉच ली थी उसका फ़ायदा हो चुका है। उसने रिकॉर्डिंग करके वो लौट रही है। वो बात ही कर रही होती कि ईशान पीछे से आ जाता है और सभी से सवाल करने लगता है और ईशान के सवाल साफ साफ बयां कर रहे थे कि ईशान सभी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है। और ये बात समझते ही सभी कहती है कि आप बिना मतलब झिझकते हुए क्यों पूछ रहे हैं, आपने सीधे से मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई दी है तो पूरी तरह से उठाई है और डंके की चोट पर उठाई है। जिस पर ईशान कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो और ईशान के बातों का भी सभी करारा जवाब देते हैं। वैसे सभी ईशान को सच्चाई बताने वाली थी पर ईशान ने सच्चाई बिना सुने वो सभी पर इल्ज़ाम लगाने लगता है जिसके बाद सभी का भी सब्र टूट जाता है और वो भी ईशान को सुनाने लगती है और वो जाने लगती है तो ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए। जिस पर सभी कहती है कि आपका कोई हक नहीं है, जिस रिश्ते को आपने तोड़ा है वो भी बहुत ही जल्द उस रिश्ते को तोड़ देगी। और वो बता रही कि इसके बाद ईशान उसका हाथ नहीं पकड़े। और एक बात वो ईशान से कहती है कि जो बात ईशान हमेशा उसे कहता रहता है कि अपने काम से काम रखो, यही बात सभी ने ईशान से कही है कि वो भी अपने काम से काम रखे। जी हाँ, और जब वहाँ से सभी लौट कर आती है, जी हाँ, ईशान को बहुत कुछ सुनाकर सभी वहाँ से लौट कर आती है। पर लौट कर आती है तो उसके दिलो दिमाग में बस ईशान ने कही हुई घिनौनी बातें याद आती है कि किस तरह से सभी एक अनजान लड़कों के साथ इतनी रात गुजरी, वो वहाँ पे क्या कर रही थी, क्यों गई थी, लोग क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह। क्या उसने चाय बेचने के साथ साथ अब शराब बेचने का भी काम शुरू कर दिया है, इस तरह के इल्ज़ाम ईशान ने लगाए हैं। वो आती है अपने दोस्त शुक्ला जी और बहन के पास, उन्हें वो सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसने रिकॉर्डिंग की है। सब बात कर रहे होते तो शुक्ला जी बात छेड़ देते हैं कि आखिर कौन है जिसने इतने सारे पैसे देकर सभी को बदनाम करने की कोशिश की है, उसे ढूंढना इम्पोर्टेंट है। जिस पर सभी का दोस्त कहता है कि तो फिलहाल तो सभी के लिए एग्ज़ाम ज़रूरी है। जी हाँ, सभी का दोस्त कहता है कि फिलहाल सभी के लिए एग्ज़ाम ज़रूरी है पर सभी का ध्यान नहीं होता और यही बात भाप लेती है हरिणी। वो पूछ भी लेती है सभी से कि कहीं उसे रास्ते में कोई मिल गया था क्या, पर सभी ना में जवाब देते हुए बहाना बनाकर कहती है कि रात बहुत हो चुकी है और वो चली जाती है। तो अगली सुबह हम देख पाते हैं कि किस तरह से सभी की चाय के दुकान पर सब बच्चे बैठे होते हैं और सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं और सब सभी की तारीफ कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि सभी ने उनकी जो भी मदद की है उनकी वजह से उसकी वजह से सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प हो चुकी है। जी हाँ, सभी के वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो चुकी है एग्ज़ाम सॉल्व करने में। और उसी दौरान एक लड़की कहती है कि चलो अपने क्लास का टाइम हो चुका है, लेक्चर स्टार्ट होगा। जिस पर लड़के कहते हैं जाने दो ना, यही बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं, क्लास में जाकर भी कौन सा दिमाग में बैठने वाला है, यहाँ सभी कुछ बात बता देगी तो तुरंत से दिमाग में चले जाता है कि तभी शुक्ला जी आ जाते हैं जिन्हें बच्चे चाय का ऑर्डर देते हैं। जिस पर शुक्ला जी कहते हैं भाई थोड़ा सा रुको, अभी टाइम बाकी है और पहले ग्लास तो धो लेने दो। तब तुरंत एक लड़का आकर चाय के प्याला धोने लगता है जिसे देख शुक्ला जी कहते हैं तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। जिस पर वो लड़का कहता है कि अरे तुम हमारी इतनी मदद करती हो, हम भी थोड़ी मदद कर दे तो कौन सी बड़ी बात है। पर सभी तुरंत से कहती है कि नहीं, वो सब मैनेज हो जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और उसी दौरान बातचीत हो ही रही होती है कि तुरंत से पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आती है, जिसे देखने के बाद शुक्ला जी सभी से पूछ लेती है कि अचानक से इतनी सुबह सुबह पुलिस क्यों आ गई है। जिस पर सभी बताते कि उसने वाइस चांसलर को रात को ही रिकॉर्डिंग भेज दी है और शायद उन्होंने इस पर एक्शन ले ली हो। उन दोनों में बातें हो ही रही होती है कि कॉलेज के आ जाते हैं वॉचमैन जो सभी को बुलावा भेजते हैं राव साहब की तरफ से कि राव साहब ने उसे बुलाया है और सभी चली जाती है। जिसके बाद शुक्ला जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान जी जो भी होगा सही होगा और जो होगा प्लीज़ सब कुछ अच्छा ही कर देना। जी हाँ, यही कहते हैं शुक्ला जी और सभी को हम देख पाते हैं इंस्टीट्यूशन के ऑफिस में, जहाँ पर ईशान, शशिकांत, राव साहब और साथ ही वाइस चांसलर भी बैठे होते हैं और सभी को देखकर तुरंत से
राव साहब कह देते हैं कि ज़रूर इसी लड़की ने कुछ किया होगा, जिस पर वाइस चांसलर अपनी नाराज़गी जताते हुए कहते हैं कि चुप बैठिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, उसके बाद सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। उन लड़कों को भी जिन्होंने सभी पर इल्ज़ाम लगाया था, उनको भी लाया जाता है और फिर चलाई जाती है वो रिकॉर्डिंग। जी हाँ, वो रिकॉर्डिंग चलाई जाती है जिसके ज़रिए सभी ने उन लड़कों का पर्दाफाश किया था। और वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सबसे पहले तो ईशान को विश्वास नहीं होता कि उसने बिना जाने बिना सोचे सभी पर इतने कुछ इल्ज़ाम लगाए दिए। और जैसे सच्चाई सामने आती है ईशान को बुरा लगता है, तभी तो वो दर्द भरी निगाहों से सभी को देखने लगता है। पर क्या फ़ायदा भाई, अभी ईशान ने बोल तो दिया है। जी हाँ, ईशान ने इतना कुछ बोल दिया सभी को कि पूछो मत। मतलब सीधे से ईशान ने सभी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। इस बार तो सभी नहीं सुनेगी ईशान की बात। और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उन लड़कों पर सख्त एक्शन बिठाने की बात होती है वाइस चांसलर की तरफ से। साथ ही उन्हें 5 सालों के लिए रस्टिकेट कर सभी के खिलाफ इस तरह की इल्ज़ाम लगाने के चार्जेस में उन्हें अंदर करने की भी बात होती है। और वाइस चांसलर राव साहब को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि इतने अच्छी होनहार स्टूडेंट को हम लोग खोने वाले थे, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में आखिरकार ये हो क्या रहा है। और साथ ही वो वाइस चांसलर कहते हैं कि बिना जांच पड़ताल के सभी के साथ इतना बुरा किया गया है, उसे इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी है। और इसीलिए अब पूरे इंस्टीट्यूशन के जो बड़े बड़े हेड है उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। यानी बात सीधी सी है कि राव साहब को सभी से माफ़ी मांगनी होगी। पूरे भोसले